हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है धन निष्कासन के परिणाम। इसके पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि भारत में किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने धन का निष्कासन किया, उसके स्रोत क्या क्या थे, जिससे धन भारत से बाहर विदेशों में चला गया, अर्थात ब्रिटेन चला गया। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार इस धन निष्कासन के क्या क्या परिणाम आए, उसके क्या तात्कालिक परिणाम थे, क्या दूरगामी परिणाम थे, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहला परिणाम था वो था भारत की घोर दरिद्रता। धन की निकासी के साथ जुड़ा उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम भारत की घोर दरिद्रता थी। दादा भाई नौरोजी ने निकासी को देश के सभी लोगों के दुखों और गरीबी का वास्तविक प्रधान और यहाँ तक कि मूल कारण घोषित किया। दादा भाई नौरोजी ने 1880 में कहा था, ये आर्थिक नियमों की क्रूर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तो ब्रिटिश नीति की विवेक शून्य और क्रूर कार्यवाही है। यह भारत की धन संपत्ति को भारत में ही हड़पने का क्रूर कुकृत्य है और इससे भी बढ़कर देश से इंग्लैंड को संपत्ति की क्रूर निकासी है। अतः दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट किया कि ये जो धन निष्कासन था, इससे ही भारत की गरीबी बढ़ी, क्योंकि भारत से धीरे धीरे जो धन भारत में इन्वेस्ट होना चाहिए था, जो निवेश होना चाहिए था, वो यहाँ नहीं हो पाया और वो विदेश चला गया, जिससे यहाँ धन की कमी हो गई। अगला जो है दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम वो था देश के भीतर रोजगार पर इसका घातक प्रभाव पड़ना। राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं वो इस तथ्य को समझने में सफल रहे कि धन की निकासी का अर्थ राष्ट्रीय आय की कुछ निश्चित भाग को देश के बाहर विदेशों में खर्च करना मात्र ही नहीं है, बल्कि देश के भीतर ही उसके खर्च किए जाने पर उससे आय और रोजगार में अतिरिक्त वृद्धि की कमी भी है। आर.सी. दत्त ने, जो प्रमुख आर्थिक इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने टिप्पणी की थी कि जब देश में उगाए करों को देश में खर्च किया जाता है तो धन देश की जनता में परिचालित होता है, व्यापार और उद्योगों और कृषि को परिपुष्ट करता है और एक नए रूप में सर्वसाधारण में पहुंच जाता है। परंतु जब देश में वसूल किए गए करों को देश के बाहर भेज दिया जाता है तो देश का वह धन सदा के लिए नष्ट हो जाता है। वह न तो देश के व्यापारियों को संपन्न बनाता है, न ही किसी रूप में जनसाधारण के हाथ में पहुंचता है। 1902 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी कहा था कि पुराने विजेताओं ने विजित इस देश को शीघ्र ही अपना देश बना लिया था तथा देश की जनता से छीनी गई संपत्ति शीघ्र देश के लोगों के पास लौट आई थी। इस प्रकार उन्होंने गृह उद्योगों के स्रोतों को प्रोत्साहित किया और देश की जनता की भौतिक संपदा में योगदान किया, किंतु अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारतीय धन का प्रयोग इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लाने में किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम हम देखते हैं धन निष्कासन का वो था भारत का औद्योगिक विकास प्रतिबंधित हुआ। भारतीय नेताओं का ये मत था कि निकासी से उत्पन्न होने वाली पूंजी की कमी का परिणाम यह निकलता है कि भारत की आर्थिक नीति का आधारभूत औद्योगिक विकास प्रतिबंधित हो जाता है। 1900 ईस्वी में दिए गए अपने भाषण में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारत के पुराने उद्योगों के क्षति की आंशिक दायित्व निकासी पर ही है। ग्रेट ब्रिटेन ने भारतीयों का जीवन रक्त चूस लिया है और अब वे अपने उद्योगों के संचालन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसके लिए उनके पास साधन नहीं है। चौथा जो महत्वपूर्ण परिणाम आया वो था कृषि पर नकारात्मक प्रभाव। देश से धन के निष्कासन का कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भू राजस्व की दर इतनी अधिक थी
कि किसानों के पास कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए धन की हमेशा कमी रहती थी। एक उल्लेखनीय और रोचक तथ्य यह है कि राष्ट्रवादियों को निकासी की आलोचना में कुछ विशिष्ट महानुभावों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश शासकों को भारत के लुटेरे डाकू कहना कोई गलत बात नहीं है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने भी निकासी के लिए लगभग उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिनका दादा भाई नौरोजी करते थे। 1857 में कार्ल मार्क्स ने लिखा, ये पेंशन पाने वाले भारत सरकार के सेवानिवृत्त सेना कर्मचारी इंग्लैंड के ऋणों पर देय लाभ और ब्याज के रूप में भारत से प्रतिवर्ष $150 से $200 की राशि उसका प्रयोग करते हैं। इस विपुल राशि को वस्तुतः भारतीय जनता द्वारा परोक्ष रूप से अंग्रेज सरकार को दिया गया। आरसी दत्त के शब्दों में धन की निकासी को एक भारतीय कृषि की इस उपमा के साथ जोड़ सकते हैं जिसमें राजा का अपनी जनता का अधिग्रहण कर ग्रहण करना सूरज द्वारा उस पृथ्वी से पानी प्राप्त करने के समान है जो वर्षा के रूप में पुनः भूमि को देता है। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा केवल इंग्लैंड को ही देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धन के निष्कासन का भारत पर अनेक नकारात्मक प्रभाव हुए। सबसे पहले हम बता चुके हैं कि किस प्रकार भारत में गरीबी बढ़ी। दूसरा ये था कि जो धन बचत के रूप में भारत में खर्च किया जाता और भारत में उद्योगों का विकास होता, वो ये नहीं हो पाया और भारतीय उद्योगों को हमेशा धन की कमी सहन करनी पड़ी, क्योंकि वो जो धन था, जो अतिरिक्त लाभ था, वो कहाँ चला जाता था? वो लाभ ब्रिटेन में चला जाता था। इसी प्रकार हमने देखा कि इससे भारत में कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि कृषकों के पास अधिक से अधिक धन उगाया गया। जब धन कर के रूप में अधिक रूप में उगाया गया तो उनके पास धन बचता ही नहीं था कि वो उस धन से क्या कर सके, अपना कृषि पर खर्च कर सकें या उत्पादन बढ़ा सके। इसलिए कृषि भी धीरे धीरे क्या होती चली गई, धीरे धीरे कृषि भी कमज़ोर होती चली। या जो कृषक थे वो भूमिहीन कृषक बनकर, मजदूर बनकर उन बड़े बड़े जमींदारों के फार्मों पे काम करने लग गए। तो हम देखते हैं दादा भाई नौरोजी ने इस बात का समर्थन किया, इसी बात का एडम स्मिथ ने किया, आरसी दत्त ने भी अनेक तथ्य दिए और उनका ये मानना था कि यदि ब्रिटिश सरकार नहीं होती तो जो अनेक शासक भारत में पहले भी आए लेकिन वो यहीं के होकर रह गए और उन्होंने यहाँ से जो धन एकत्र किया, जो कर एकत्र किया, उसको उन्होंने यहीं पर खर्च किया, इसलिए भारत का धन भारत में ही खर्च हुआ, गरीबी नहीं बढ़ी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यहाँ से धन दोहन किया और वो धन इंग्लैंड भेजा और यहाँ के धन से इंग्लैंड की उन्नति हुई। ये धन निष्कासन के प्रमुख परिणाम सामने आते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है और आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत से धन का निष्कासन कैसे हुआ, उसकी टिप्पणी कीजिए, या भारत से जो धन निष्कासन जो आधुनिक भारत में हुआ उसके क्या क्या स्रोत थे। ये भी एक एग्जाम में पूछ सकता है कि किन किन स्रोतों के द्वारा भारत से धन का निष्कासन किया, या फिर एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत से जो धन निष्कासन हुआ उसके क्या परिणाम रहे, या फिर शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार धन निष्कासन से भारत में गरीबी बढ़ी, या फिर दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी, या फिर दादा भाई नौरोजी ने प्रमुख रूप से कौन सा मत दिया, आरसी दत्त ने कौन सा इतिहास लिखा। ये सब आपके शॉर्ट नोट में और लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के अतिरिक्त जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आरएस का हो, आईएएस का हो, या रीट का हो, या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, उसमें भी इन सब से बहुत सारे टॉपिक बनते हैं कि धन का निष्कासन का महत्वपूर्ण जो सबसे पहले जो सामने जो थ्योरी लाई थी वो किसके द्वारा लाई गई थी, या फिर इस थ्योरी में किन किन कारणों को भारत में गरीबी का जो कारण बताया गया है। तो इन सब की चर्चा हम इस टॉपिक में
कर चुके हैं। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।